उत्तराखंड से आने वाली एक कमाल की क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेट टीम की सदस्य, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर और राइट हैंड बैट्समैन। इसने राणा का बहुत बहुत स्वागत बैठकी में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे करेक्ट नहीं करा बैट्समैन पर। मैं आपको सुन रही थी लास्ट तक, हाँ। बट आपने अपने आप करेक्ट कर लिया अपने आप को। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक मैच होने वाला है अकेडमी और हमारे बॉयज के बीच में, तो मैं वहाँ पर देखने गई। तो मैं पीटी शूज में थी। जब मैच खत्म हो गया, वहाँ पर अकेडमी के कोचेस थे, तो उन्होंने उनको बोला कि यहाँ पर एक लड़की है, हमारे साथ खेलती है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, तो आप उसको बुला के एक बार देख लीजिए। और मैं इतनी शाय थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पेड़ के पीछे छू गई। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट मैच जब आपने 10 विकेट लिए, जब आप ऐसा कोई बिल्कुल धमाकेदार परफॉर्मेंस एक प्लेयर कर देता है, तो कैसे रिएक्शन होते हैं? देखिए, वो मोमेंट तो बहुत स्पेशल था और मुझे इतना पता नहीं था कि मैंने रिकॉर्ड बना दिया है वो। लेकिन जैसे ही मैं रोप के दूसरी तरफ गई, क्या मैसेज आया सचिन तेंदुलकर का? आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट यही था कि कांग्रेचुलेशंस। आप तो आरसीबी के लिए खेल भी रही हैं। जी जी। तो पहले तो ये बताइए, आरसीबी के मीम्स तो आप इंस्टाग्राम पे देखती होंगी। जी, मैं सबके देखती हूँ। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिखा कि स्नेह राणा मैच खेलते खेलते कैसे ट्वीट कर देती है। ओके, वो एक गलती से हो गया। आपकी तारीफ में किसी ने बढ़िया एक पोस्ट करा, उस पे स्नेह राणा का लाइक आ गया, तो अब वो सामने वाला क्या माने, वो लाइक आपने करा है कि मैनेजर ने करा है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पर्सनली पढ़ती हूं अपनी पोस्ट सारी। आपके यहाँ भी ड्रेसिंग रूम में लड़कियों के बीच सब वैसा ही माहौल रहता है जैसा मेंस ड्रेसिंग रूम में रहता है? कुछ प्लेयर्स ने बताया भी है कि हार्दिक पांड्या इंग्लिश गाने सुनते तो हैं, लेकिन सिर्फ बीट पे वो थिरकते रहते हैं। मैं भी हूँ उसमें से। क्या आपको लगता है कि इस सोच में अभी कोई बदलाव आया है, जो सोच महिला क्रिकेटर्स को या महिला स्पोर्ट्स पर्सन को उनके खेल से ज्यादा उनके लुक्स पर जज करती है? मैं नहीं चाहती कि कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन को उसके लुक्स के साथ कंपेयर करे। क्रिकेटर्स 40, 42, 43, 45 तक भी खेल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे उदाहरण महिला क्रिकेट में या अलग स्पोर्ट्स में जहाँ महिलाएं खेल रही हैं वहाँ कम मिलते हैं। पहले के लोगों की थिंकिंग यही थी कि आप पढ़ाओ, लड़की को सेटल करो, उसकी शादी कर दो। बहुत सारे लोगों ने बोला अकेले लड़की को क्यों भेज रहे हो आप खेलने के लिए। इंटरेस्टिंग ये था कि ट्रेन के टिकट्स भी नहीं मिलते थे कभी कभी। टॉयलेट के पास बैठ के जा रहे हैं, मतलब जो वो एरिया रहता है वहाँ पे बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं, बैग्स के ऊपर बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमने वो फेज भी देखा है। कोई भी अगर फीमेल एथलीट है तो बहुत चैलेंजेस फेस करती होगी, उसमें से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की चीज़ है। अगर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे बहुत क्रैम्प्स आते हैं, हमें मेडिसिन्स भी यूज़ करनी पड़ जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। अंदर एक प्लेयर के साथ क्या चलता है वो सिर्फ एक प्लेयर ही जान सकता है। क्या चलता है? देखिए, बहुत सारे दबाव रहते हैं। ऑब्वियसली जब आप खेलते हैं तो आपको परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है। सिस्टम का भी कोई प्रेशर होता है? सिस्टम का तो प्रेशर हर जगह ही है। जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, जो लोग सिलेक्शन करते हैं, वो एक पोजीशन पे बैठे हैं। जब वो लोग हमारे से बात करते हैं। Brought to you by Sensodyne K, Sonata and Bank of India. SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। तो देखिए साहब, कोई शक नहीं है इस बात में कि मंजिलों का अपना लुत्फ होता है। मंजिलें जो हैं आप में एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट लाती हैं, लेकिन इससे इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि यात्राओं का भी अपना रोमांच होता है। यात्राओं की हम बात कर रहे हैं, और जब आज ये शूट कर रहे हैं बैठकी का ये एपिसोड, तो राहुल सांकृत्यायन का संयोग की बात है। अच्छा संयोग है कि उनका जन्मदिन भी है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो यात्राओं की हम बात कर रहे थे। इस नाते ज़रूरी है कि जब भी किसी को टटोलें तो थोड़ा मंजिल की बजाय उनकी यात्राओं के माध्यम से भी टटोलें। और जब यात्राओं की बात आती है तो हम आप खूब यात्राएं करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा मुफीद डेस्टिनेशन हमारे लिए होती है यहाँ दिल्ली में बैठकर, वो रहती है उत्तराखंड। उत्तराखंड से आने वाली एक कमाल की क्रिकेटर आज हमारे साथ हैं बैठकी में। इंडियन क्रिकेट टीम की सदस्य हैं, स्नेह राणा नाम है, और हाल ही में IPL नहीं WPL खेल कर लौटी हैं, तो इस चीज़ के लिए मुझे सुधारा भी गया है। स्नेह राणा का बहुत बहुत स्वागत बैठकी में। इंडियन क्रिकेट टीम की सदस्य, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर और राइट हैंड बैट्समैन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे करेक्ट नहीं करा बैट्समैन पर। मैं आपको सुन रही थी लास्ट तक, हाँ। बट आपने अपने आप करेक्ट कर लिया अपने आप को। थैंक यू। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यात्राओं और पड़ाव की हम बात कर रहे हैं,
सबसे ज़्यादा आपके लिए अलग अलग फेज़ में क्रिकेट के कौन सी बेस्ट मेमोरी रही है? एक मेमोरी वो है कि जब आप बनारस में खेल रही हैं, ज़्यादातर साथी प्लेयर्स 20 साल या उसके आसपास के हैं और आपकी उम्र है 11 साल जी। और बड़ा लोगों को ताज्जुब है कि 11 साल की एक लड़की यहाँ आके खेल रही है। 20-22 साल के लोग हैं, उनमें से तमाम मेल क्रिकेटर्स भी हैं। जी। दूसरी मेमोरी है 2016 की, जब बढ़िया ऐसा लगा था कि अब इंडियन टीम में आ गए हैं, चीज़ें अब सेटल होंगी, 2 साल खेलते खेलते हो गया है, डेब्यू बड़ा अच्छा हुआ है श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन फिर एक इंजरी हो जाती है जी। और उससे 1-1.5 साल का इंजरी में, लेकिन कमबैक में 4 से 5 साल का समय लग जाता है। एक ये पड़ाव है दूसरा। और तीसरा पड़ाव है जब आप एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेती हैं, दोनों पारी मिलाकर। तो कैसे ट्रेस कर रही हैं इतनी लंबी जर्नी को? बीच में एक पैच आया जब नहीं खेल पाई। देखिए, जर्नी की अगर आप बात करें, शुरुआत से थोड़ी स्ट्रगल तो थी। अब जैसे आपने बात करी बनारस की, वो मेरा पहला मैच था, अनऑफिशियल मैच था ऑब्वियसली। तो हम लोग अपनी एकेडमी की तरफ से गए थे, देहरादून एकेडमी की तरफ से खेलने गए थे वो मैच, जहाँ पे आपने बताया कि 20-22 साल के लड़के भी मौजूद थे उस समय पे, और मैं बहुत यंग थी, हार्डली 11-12 साल की उम्र थी मेरी। तो हम लोग सॉफ्ट बॉल मैच खेलने गए थे उनके अगेंस्ट। और सॉफ्ट बॉल मतलब वो टेनिस वाली जो कॉस्को से आजकल बच्चे खेलते हैं, तो वो मैच खेलने गए थे, अनऑफिशियल था। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि घर से पहली बार निकले हो आप, और जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो वो खेलने के लिए जब आप जाते हो दूसरे स्टेट में, आपको सेलेक्ट किए गए, तो वो अलग ही मतलब उसका अलग ही एक इम्पोर्टेंस होती है। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो मैंने अपने कोचेस को बोला कि अभी मैं इनसे कैसे compete करूँगी, मैं इतनी छोटी हूँ, वो लोग इतने बड़े बड़े बहुत टाइम से खेल रहे हैं क्रिकेट। सो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप बस जाके एंजॉय करो। तो वो एक मैच था, मुझे अभी भी याद है कि पूरे ग्राउंड में सिर्फ मैं ही भाग रही थी। बॉल कवर्स में जा रही है, मैं कवर्स में भाग रही हूँ। बॉल ऑन साइड में जा रही है, तो मैं पूरे ग्राउंड का चक्कर ले रही हूँ, भाग रही हूँ। मतलब उस टाइम कुछ इतना पता नहीं था कि खड़ा है वही स्क्वायर पे जाके बॉल पकड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे फील्ड पोजीशंस भी इतने ज़्यादा आप अवेयर नहीं होते हो उन सब चीज़ों के। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही पकड़ लूँ सारी बॉल जाके, या सारे कैचेस मैं ही पकड़ लूँ। बट वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, और मुझे उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला था। अच्छा। क्योंकि मैंने उसमें रन्स भी बनाए थे। कितने मैच की सीरीज थी? आई थिंक वो 3 मैच थे। तीनों बनारस में ही थे? जी। तो उसमें मेरे रन्स भी थे और विकेट्स भी थे। आज भी आपके रन्स भी रहते हैं, विकेट्स भी रहते हैं। मैं ऑलराउंडर हूँ ना, कुछ तो कहीं तो काम आएगा। सो वो बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो अपने करियर की, और ऐसे अगर करते हो तो आपको और मोटिवेशन मिलती है अच्छा करने की। अच्छा, थोड़ा हमें बताइए कि आपकी उम्र उस समय 11 साल थी, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि एक देहरादून में क्रिकेट एकेडमी चल रही है, वहाँ कई बच्चे खेल रहे हैं, फिर कौन बताता है कि ऐसा है इसने कि वहाँ बनारस में एक मैच है, वहाँ आपको खेलने जाना है और इस तारीख को तैयार रहना? और क्या आपके अलावा भी उस एकेडमी से और भी लड़के या लड़कियां थे जो उस समय वहाँ खेल रहे थे और उनको बनारस भेजा गया था टूर्नामेंट खेलने के लिए? कैसे ये सब होता है? कौन बताता है, कौन लेकर जाता है? छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से कैसे परमिशन मिलती है? सबसे बड़ी बात। जी, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था एकेडमी के लिए, तो हमारे गांव में एक मैच था, वो बॉयज सिनौला गांव, जहां से मैं आती हूँ। और कहाँ पड़ता है सिनौला गांव? देहरादून में है। देहरादून के पास में? जी, सिटी से थोड़ा सा दूर। तो वहाँ पर एक ग्राउंड था, और वहाँ पे बॉयज का मैच था, एकेडमी का मैच था, और हमारे गांव की जो एक टीम बनी हुई थी, तो उन दोनों के बीच में मैच था। और मुझे बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का। क्या नाम थे? सिनोला ब्लू और सिनोला येलो, ऐसा कुछ ऐसा ही था। मतलब उस टाइम तो कौन ही याद रखता है, कौन नाम तो कोई ऐसा रखता नहीं है। तो वही सिनौला गांव 11 और एकेडमी 11 का मैच चल रहा था, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था क्रिकेट का बचपन से ही, और मैं उन्हीं के साथ खेलती थी जो लोग टीम में थे, प्लेयर्स। तो उन्हीं के साथ गाँव में क्रिकेट
क्रिकेट खेला करती थी। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक मैच होने वाला है हमारी अकेडमी और हमारे बॉयज़ के बीच में, तो मैं वहाँ पर देखने गई और मैंने पीटी शूज़ पहने हुए थे, ठीक है, जो स्कूल में हम लोग पहन के जाते हैं अक्सर, क्योंकि उस टाइम तो कहाँ ये स्पोर्ट्स शूज़ का इतना पता नहीं था कौन से लेने कौन से पहनने। सो मैं पीटी शूज़ में थी एंड मैं चली गई। जब मैच ख़त्म हो गया वहाँ पर, तो हमारे गांव के जो लोग थे, जो बॉयज़ थे, तो जो वहाँ के कोचेस थे, एकेडमी के कोचेस थे, तो उन्होंने उनको बोला कि यहाँ पर एक लड़की है हमारे साथ खेलती है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, तो आप उसको बुला के एक बार देख लीजिए। और मैं इतनी शाय थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पेड़ के पीछे छुप गई जब कोच ने बुलाया? जी, तो मैं छुप गई कि मुझे नहीं खेला, मुझे नहीं आना। बट फिर जब मैंने देखा कि ऑलरेडी वहाँ पे 2 से 3 लड़कियाँ थी उस एकेडमी में जो वहाँ पर आए थे मैच देखने के लिए, तो उनको देख के थोड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, लड़कियाँ भी खेलती हैं क्रिकेट। तो फिर मैं गई, उन्होंने मेरा एक ट्रायल बेसिस पे एक ओवर डलवाया मुझसे और उसमें मैंने विकेट भी ली थी और फिर बोला कि चलो एक ओवर आप बैटिंग भी करके दिखाओ। तो डिसेंट बैटर भी थी उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप हमारी एकेडमी में एडमिशन ले लो। नरेंद्र शाह कोच? जी, नरेंद्र शाह एंड किरण शाह दोनों। उन्होंने बोला आप हमारी एकेडमी में आ जाओ और हम आपको वहाँ पर सिखाएंगे। तो मैं इतनी शाय थी और बहुत इंट्रोवर्ट थी। कौन पकड़ के लाया? मेरे गांव के ही लोग थे, तो बोला नहीं चलो चलो, आप इतना अच्छा खेलते हो तो जब टाइम है शो करने प्यार का। से तो नहीं कहा होगा कि आओ आप इतना अच्छा खेलते हो? नहीं, ऐसे ही बोला था। वैसे तो वो लेकर गए और फिर मम्मा पापा से बात करी। उस टाइम पे सिस्टर भी थी मेरी, तो उनसे बोला कि आप इसको एकेडमी में हमारी एडमिशन दिलवा दो। और जी, और तो ऐसे करते करते मेरी सिस्टर और मम्मी ने मुझे बिल्कुल धक्का दिया कि तुम जाओ अब एकेडमी में और वहाँ पे प्रैक्टिस करो। और उस समय उस एकेडमी में कितनी लड़कियां थी आपके अलावा? 5 से 6 लड़कियां होंगी उस टाइम पे, बट सॉरी लड़के तो काफ़ी ज़्यादा थे, 30-40-50। हाँ जी, लड़के ज़्यादा थे। और तो जैसे मैं एकेडमी गई तो पहले तो मुझे देख के सरप्राइज हुआ कि मैं सरप्राइज हो गई थी कि ठीक है, लड़कियां भी खेल रही हैं, क्योंकि कभी देखा नहीं था पहले अपने गांव में लड़कियों को खेलते हुए, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर इस तरीके से मेरी एकेडमी वाली जो जर्नी है वो शुरू हुई। सो जो आपने मुझसे सवाल पूछा था कि बनारस जाते हो तो कौन बताता है, तो वो कोचेस का काम होता है। वो लोग लिंक में रहते हैं हर स्टेट की एसोसिएशन के साथ, तो जहाँ पे अनऑफिशियल मैच या इंटर स्टेट्स इंटर डिस्ट्रिक्ट्स मैचेस होते हैं, तो उनके पास एक लिस्ट होती है, फिर वो अपनी टीम बना के आगे भेजते हैं। बढ़िया। अब जब बनारस की बात आई है तो आप पहले ये हमको बताइए कि खाने में आपको क्या क्या पसंद है? बनारस में मुझे पान याद आया और पान से खाना याद आया। अच्छा, मैंने सबसे पहले पान ही खाया था वैसे बनारस जाके। पान खाया? जी, तो बहुत सुना था बनारस का पान, तो सोचा चलो ट्रायल लेते हैं। अच्छा लगा? हाँ, उस टाइम पे ठीक था। अच्छा, हमें रिकमेंड करिए बनारस में अच्छा पान कहाँ मिलता है, फिर हम हमारे यहाँ भी बनारस से कई लोग हैं तो हम क्रॉस चेक कर लेंगे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं खुद दूसरों से पूछती हूँ कि क्या चीज़ कहाँ अच्छी मिलती है, तो मैं वहाँ जाके ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है। और क्या क्या चीजें जो अलग अलग जगह आपने बढ़िया खाने की ट्राई की? देखो, देहरादून की अगर आप बात करेंगे आप तो हमें मैं 5 फूड रिकमेंडेशन दे दीजिए। अरे बाप रे। फूड की रिकमेंडेशन वो भी मैं? हाँ। मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तो अगर आप देहरादून की बात करेंगे तो मैं बोलना चाहूँगी आप मोमो ट्राई कर सकते हैं और थुक्का ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली वाली साइड आ जाओगे तो मे बी यहाँ गोलगप्पे शायद फेमस होंगे, और राजमा चावल, वो एक गली है ना यहाँ पे, पराठा गली, मुझे इतना याद नहीं है। दिल्ली में? हाँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किए, बट मैंने सुना है कि बहुत अच्छे मिलते हैं, तो शायद आप छोले भटूरे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, आज दिल्ली वालों को भी थोड़ा राम के छोले भटूरे से इतर भी कुछ फूड रिकमेंडेशंस मिल गए हैं। और 2014 में श्रीलंका के अगेंस्ट डेब्यू रहा आपका जी, तो डेब्यू तो बड़ा अच्छा रहा जी, वनडे में भी अच्छा रहा, T20 में भी अच्छा रहा जी। और कितने 80 रन बनाए थे आपने वो टेस्ट मैच में थे, वो 2021 के डेब्यू में। जी, लेकिन डेब्यू के बाद एक बड़ा 4-5 साल का खराब फेज आया जी। क्या कब हुई थी इंजरी? 2014 से 16 तो आप खेल ली, 16 में इंजरी हुई जी। तो इंजरी कब हुई थी और इंजरी के बाद का पीरियड कैसा रहा? मैंने डेब्यू तो 2014 में किया था, और जो इंजरी वाला जो फेज था वो 2016 में आया,
और हम लोग टेस्ट मैच खेल रहे थे। पहले टेस्ट मैचेस चलते थे, 3 days 4 days चलते थे विमेंस में भी। सो वो गेम बैक टू बैक खेल रहे थे, तो उस दौरान मुझे इंजरी हो गई थी, ग्राउंड में ही इंजरी हो गई थी, ACL। सो उसके बाद जब मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद मैं 1 साल तक क्रिकेट से दूर रही हूँ। वो पीरियड थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब आप इतने साल से खेल रहे हो, इतनी मेहनत करके आप उस मुकाम तक पहुँचे हो, और वहाँ से नीचे आना एकदम ज़ीरो लेवल पे, तो वो थोड़ा मुश्किल रहता है। बट फिर वहाँ से कम बैक करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिली उस चीज़ से, क्योंकि जब आप नीचे होते हो तो बहुत सारे आपस में आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, या आपके अपने ही चैलेंजेस बहुत होते हैं कि अगर आप अब क्या करोगे, क्योंकि नी इंजरी एक ऐसी चीज़ है कि बहुत टाइम लगता है उससे निकलने में। क्यों? और आपका बॉडी वेट सारा आपके नीज में है, आपकी कैसी, जैसे हम और भी गेम में सुनते हैं, क्रिकेट में भी सुनते हैं कि नी इंजरी हो गई, जी है ना। अभी भी हमने कई बॉलर्स को खास तौर पे जी सुना जी कि उनको नी इंजरी हो गई और लंबे समय तक उन्हें गेम से दूर रहना पड़ा। तो कैसी इंजरी रहती है? कोई मसल पुल हो जाती है? जी और ऐसी क्या गंभीरता रहती है उस चोट में कि 1-1.5 साल का समय लगा? हम ये तो चलिए समझते हैं कि अगर इंजरी हुई है तो आपको स्पोर्ट्स में वापस जाना है, जी तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा समय लेंगे किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना में जी। हील होने के लिए और फिर मैदान पे स्पेशली उतरने के लिए, मैच फिट होने के लिए। लेकिन नी इंजरी की खास तौर पे ऐसी क्या गंभीरता रहती है स्पोर्ट्स में कि वो 1-1.5 साल लंबा समय हील होने में लगता है, और कई बार प्लेयर्स को नी इंजरी के आधार पर ही खारिज कर दिया जाता है ना, कि अब बड़ा मुश्किल है कमबैक, जो मुमकिन है अभी आप बताएंगी कि हो सकता है आपको भी ये कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुनने में आया हो। तो नी इंजरी ऐसी क्या रहती है गंभीरता? नी में लिगामेंट्स होते हैं जो आपके इसको जोड़ के रखता है। सो जब वो लिगामेंट टूट जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, आप ना नी बेंड कर सकते हो, ना आप स्ट्रेट कर सकते हो, आप अपने पैरों पे खड़े नहीं रह सकते हो। और ये तो लिगामेंट कैसे टूटते हैं? रनिंग ज़्यादा, क्या मसल वेट ट्रेनिंग की वजह से, ज़्यादा रनिंग की वजह से? ये ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी टूट जाते हैं, या जब आपकी मसल बहुत ज़्यादा वीक रहती है तभी भी हो जाता है। ओवर प्रेशर कर देते हो आप अपने नी को, या कोई भी ऐसे मूवमेंट जो झटका लग गया हो आपके नी में, तो कोई भी रीज़न हो सकता है इसमें से, पर्टिकुलरली एक रीज़न नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ों को मिला के ये बनता है। या आपके जब ग्लूट्स वीक रहते हैं तो सारा लोड आपका नी लेता है, या हैमस्ट्रिंग वीक हो गया, आपका कॉर्ड्स वीक हो गए, तो बहुत हैमस्ट्रिंग सारी पुल की वजह से भी कई बार बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं नी से। सो एक रीज़न नहीं है पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए। हाँ, टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो लिगामेंट को हील होने में बहुत टाइम लगता है, एक लिगामेंट को बनने में बहुत टाइम लगता है। जैसा आपने सुना होगा कि बोलते हैं मांस फट गया किसी चोट लगने की वजह से, उस मांस को हील होने में भी बहुत टाइम लगता है। फिर लिगामेंट तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें जो पूरा सपोर्ट स्टाफ रहता है उसकी क्या भूमिका रहती है? क्या उनकी जवाबदेही इस चीज़ के लिए तय रहती है कि जब फलाना प्लेयर है, इनका वर्कलोड क्यों नहीं मैनेज करा गया कि इनको इस तरह की इंजरी हुई, क्या ज़्यादा ट्रेनिंग की वजह से इंजरी हुई, तो इसके पीछे सपोर्ट स्टाफ की कोई जवाबदेही तय की जाती है कि मतलब पार्ट ऑफ अ गेम मानकर आगे बढ़ जाते हैं? देखिए, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोड मैनेजमेंट को लेके। ये लोड मैनेजमेंट वाला सिस्टम अभी वर्ल्ड कप के बाद से शुरू हुआ है। सो पहले उतनी अवेयरनेस नहीं थी, जिस कारण प्लेयर ऑब्वियसली अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाना चाहता है हर चीज़ में। सो और बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, अब एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मैं समझती हूँ कि ये पार्ट ऑफ द गेम है, तो ये तो। अच्छा, मैक्सिमम एफर्ट से मुझे 2024 याद आ गया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट मैच, जब आपने 10 विकेट लिए दोनों इनिंग मिलाकर। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बातें हम कर भी रहे थे, इंजरी का लंबा फेज रहा, फिर कमबैक में भी समय लगा, ऑब्वियसली आप फिट होके फिर डोमेस्टिक में खुद को प्रूव करते हैं, फिर टीम में वापसी होती है, इंडियन टीम में। तो उस समय क्या रिएक्शन था? और मुझे थोड़ा ये भी बताइए कि जब आप ऐसा कोई बिल्कुल धमाकेदार परफॉर्मेंस एक प्लेयर कर देता है कि एक टेस्ट मैच में दोनों इनिंग मिला के 10 विकेट ले लिए, तो कैसे रिएक्शन होते हैं? जब आप ड्रेसिंग रूम में जाते हो तो लोग, क्या रिएक्शन रहता है? कुछ लोगों का फ़ोन भी आता होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कोई अच्छी खबर कर दें
तो हम घर जाते हैं तो 2-4 दोस्त बधाई देते हैं, 2-4 लोग फ़ोन करते हैं जी। कि यार बहुत बढ़िया तुमने आज खबर कर दी। जी। तो ऐसे आप लोगों के पास या किसी का फ़ोन आता हो तो आपके पास किसका फ़ोन आता है? देखिए वो मोमेंट तो बहुत स्पेशल था और मुझे इतना पता नहीं था कि मैंने रिकॉर्ड बना दिया है वो, क्योंकि मैं मैच में इतना इन्वॉल्व हो गई थी और टेस्ट मैच तो मुझे वो बड़ी वैसे वाली ही स्क्रीन बहुत पे लिख के आता होगा। उसमें सिर्फ विकेट्स दिखाते हैं ना कि आप जीत गए हो या अच्छा। आपकी टीम ने इतना स्कोर कर दिया, इतने विकेट्स हो गए, बट ऐसा नहीं आता ना कि आपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये कर दिया है। सो मुझे उस टाइम पे नहीं पता चला था इतना, बट लेकिन जैसे ही मैं रोप की दूसरी तरफ गई और फिर तो वहाँ से सब लोग आए, हमारे कोचेज़ आए, जितने भी कोचेज़ वहाँ पर थे, और फ्रेंड्स आए मेरे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो नाम- देन मैं थोड़ा नाम लेके बताइए तो अच्छा कौन कौन आया जब तो- आप रोप के उधर गई तो कौन कौन आया बधाई देने? सी अमोल मजुमदार जो हमारे हेड कोच हैं, कोच थे। आविष्कार सर जो हमारे बैटिंग कोच थे, और मेरे और भी कोचेस थे, और फिजियोज हमारे आकांक्षा मैम, और जो आसपास के जो टीममेट्स थे जो सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं, मेघना सिंह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने तो मुझे बिल्कुल उठा ही लिया था, एंड साइका, ये सब लोग आए और विश कर रहे थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है। एंड फिर बाद में जब ड्रेसिंग रूम में गए अंदर और जब मैंने अपना फ़ोन निकाला मैच के बाद, तब मुझे उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चली। जब मैंने सबके मैसेजेस देखे, ट्विटर पे देखा, एंड बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स आए हुए थे। किसके हालांकि किसके मैं थे? ट्विटर इतना यूज़ करती नहीं हूँ, अब करने लगी हूँ, और ऑल थैंक्स टू माय मैनेजर एंड फ्रेंड दिव्या वाजपेयी कि उन्होंने मुझे सिखाया थोड़ा बहुत और तब मैंने देखा कि बहुत सारे लेजेंड्स के भी मैसेजेस थे जैसे उसमें। सचिन सर का भी था, क्या और क्या मैसेज आया सचिन तेंदुलकर का आपका? आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट यही था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वो रिकॉर्ड के लिए था मैसेज, एंड बहुत सारे नामी प्लेयर्स का मैसेजेस आए हुए थे। और टीममेट्स का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे, क्योंकि एक तो हम लोग वो जीत गए थे टेस्ट मैच, और उसकी खुशी अलग थी, और जब ऐसे रिकॉर्ड बनता है आपकी टीम से कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है, सो ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है। और मुझे ये देख के अच्छा लगता है कि मेरे टीममेट्स मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरी वजह से मैं कुछ टीम को दे पा रही हूँ, तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। आपने कहा कि आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करती, और ट्विटर ऑब्वियसली की बात करी मैंने बस। ट्विटर की। इंस्टाग्राम में बहुत यूज़ करती हूँ। अच्छा ठीक है। जी। तो और समय भी कई बार नहीं मिलता होगा, जी। क्योंकि मैच और तमाम चीज़ें रहती हैं, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा कि स्नेह राणा मैच खेलते खेलते कैसे ट्वीट कर देती हैं। ओके, यूपी वो वॉरियर्स के मैंने अगेंस्ट उसके मैच। बाद क्लैरिफाई भी किया था, अगर लोगों ने वो आप पढ़ा पूरी बात हो। बता देंगे तो लोगों को संदर्भ पता रहेगा। ओके, तो वो एक मिस्टेक थी जस्ट मेरी मैनेजर की तरफ से। वो इतने ओवरवेल्म्ड हो गए थे कि वो पोस्ट हो गया था, बट लेटर मैनेजर हमने आप ही थी तब? बट लेटर हमने उस चीज के लिए अपोलोजाइज भी किया और क्लैरिफाई भी किया कि वो जस्ट एक पूरी बात मिस्टेक बता थी। दीजिए, लोगों को पता भी रहे तो ठीक है, होता है। बस यही पूरी बात है कि वो एक गलती से हो गया था, और बहुत लोगों ने उसके बाद क्वेश्चंस पुट किए थे कि क्या पोस्ट थी। हालांकि वो पोस्ट डिलीट कर दी गई थी उसी वक्त, विद इन 5 मिनट्स में भी, और बट इतने लोगों ने देख लिया था कि वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सो उसका हमने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया था कि वो जस्ट एक मिस्टेक थी। अच्छा, तो इसका थोड़ा संदर्भ भी बता देते हैं। हुआ ऐसा था कि WPL 2025 का मैच चल रहा था, RCB वर्सेस यूपी वॉरियर्स, और उसमें स्नेह राणा ने हमेशा की तरह बहुत शानदार परफॉर्म करा। परफॉर्म का एक ट्वीट था, और वो ट्वीट मैच चल ही रहा था तभी उधर रीट्वीट भी हो गया, अपना थैंक यू लगा के सब बढ़िया से। इधर ट्वीट रीट्वीट हुआ, उधर जनता तो सोशल मीडिया पे हाइपर एक्टिव है, उन्होंने तुरंत नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया कि अभी तो मैच चल ही रहा है, स्नेह राणा खेल रही है, तो ये इधर ट्वीट कौन रीट्वीट कर रहा है। तुरंत, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ट्वीट को डिलीट किया गया, जी, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी उसकी। ठीक है, तो नहीं, अब ये भी लोगों बताएं। को क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है, क्योंकि वो लोग इतने सवाल कर रहे थे कि क्या ट्वीट थी, वो इतने क्यूरियस थे जानने के लिए कि ऐसा क्या पोस्ट हो गया जो डिलीट करनी पड़ गई। तो मुझे वो क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी थी, क्योंकि मैं मैच खेल रही थी और वो अलाउ नहीं होता है उस टाइम पे आपका फ़ोन यूज़ करना, तो इसीलिए वो फोन क्लैरिफिकेशन कहाँ रखा जरूरी लिया था। जाता है जब प्लेयर मैच खेलने जाते हैं?
फ़ोन आपका जमा हो जाता है, जो भी वहाँ पे हमारे जो मैनेजर रहते हैं। होटल से निकलते समय जमा हो जाता है कि जब ग्राउंड में जब- एंटर कर रहे होते हैं? जब हम लोग बस से उतरते हैं तो हमारे SLOs ले लेते हैं, या अगर SLO नहीं होते हैं तो मैनेजर रहते हैं, हम उनको जमा करवा देते और हैं वापस कब मिलता है? मैच खत्म होने के बाद। मतलब जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है उसके पहले मिल जाता है फोन? नहीं, उसके बाद मिलते हैं। तो जैसे कई प्लेयर्स के हम लोग देखते हैं वीडियो की, उधर शतक मार के आए, इधर वीडियो कॉल कर रहे हैं। हाँ, तो उनको फिर फोन ले कहाँ लेते से हैं, मिले? वो जाके ना ड्रेसिंग रूम से ले लेते हैं। बट जैसे ही मैच की लास्ट बॉल होती है, मैच रोप से बाहर आ जाते हैं प्लेयर्स, तो मैच खत्म, उसके बाद आप यूज कर सकते हो अपने डिवाइसेस। उसके बाद फोन वापस मिल जाता है? जी। अच्छा, तो ये भी बता दीजिए, अब चूंकि ये सब बात हो रही है सोशल मीडिया मैनेजमेंट तमाम चीज़ों की, तो आप तो अपने साथ वालों का भी बता सकती हैं बिना नाम लिए कि कितना सोशल मीडिया खुद यूज़ करते हैं और कितने पोस्ट मैनेजर्स के थ्रू होते हैं? इसकी तो मुझे क्लैरिटी कल को नहीं मान है, लीजिए बट आपकी तारीफ में किसी ने बढ़िया, आपने खूब शानदार प्रदर्शन किया हमेशा की तरह, और आपकी तारीफ में किसी ने बढ़िया एक पोस्ट करा, उस पे स्नेह राणा का लाइक आ गया, तो अब वो सामने वाला क्या माने, वो लाइक आपने करा है कि मैनेजर ने करा है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पर्सनली पढ़ती हूँ अपनी पोस्ट सारी, और सारे Instagram कमेंट्स जी इंस्टाग्राम पे, और जो कमेंट्स रहते हैं जो लोग करते हैं, तो मैं बहुत लोगों को रिप्लाई भी देती हूँ, अप्रिशिएट भी करती हूँ, और मैं हमेशा से उनको थैंक यू भी बोलती आई हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो शायद हम प्लेयर्स कुछ कहीं पे भी नहीं है। अगर वो सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, प्यार दिखाते रहेंगे, तो हम लोग और ऊपर जाएंगे। और मैं पर्सनली अपने पोस्ट पढ़ती हूँ और लाइक भी मैं ही करती हूँ इंस्टाग्राम पे। ठीक है। ऐसे ही आप भी ऊपर जाएं और विमेन क्रिकेट भी ऊपर जाए, ये तो हम सब चाहते ही हैं और देख भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं क्रिकेट। और ऊपर जाने की दिशा में ही एक बड़ा कदम होता है समानता का, और वो समानता तो कई पैरामीटर पे जांची जा सकती है, लेकिन एक बड़ा पैरामीटर उसका होता है कि आपको अगर फाइनेंशियली जी इक्वल पे मिले। जी। और इसकी शुरुआत बीसीसीआई ने हाल ही में की, जब मैच फीस बीसीसीआई ने दोनों टीमों के लिए, पुरुष टीम और महिला टीम दोनों टीमों के लिए मैच फीस बराबर कर दी। तो ये तो एक स्वागत योग्य कदम है, बिल्कुल अच्छा कदम है जी। लेकिन आपकी राय मैं इस चीज़ पे चाहता हूँ कि क्या मैच फीस तो बराबर हो गई, लेकिन मार्केट में वो पे लेवल अभी इक्वल हो पाया है, या उसको इक्वल करने की दिशा में बढ़ता हुआ बाजार नजर आ रहा है? बाजार से थोड़ा और आसान कर दे रहा हूं मैं, बाजार से मेरा मतलब पूरा ओवरऑल एडवर्टीजमेंट, इंडोर्समेंट, इन सारी चीजों को बटोर कर है। देखिए, जहाँ तक आपने बात करी पे इक्वालिटी की, पहले तो मैं आपके माध्यम से बीसीसीआई को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है विमेंस क्रिकेट के लिए, और उससे बहुत सारे पॉजिटिव्स आए हैं विमेंस क्रिकेट में। और जहाँ तक आपने बात करी मार्केट की, कि बहुत सारे गर्ल्स हैं जो एंडोर्समेंट्स में हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। और पहले की अगर आप बात करें और अब की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंज है एंडोर्समेंट को लेकर भी। बहुत सारे लड़कियां हैं जो अभी एड्स कर रही हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ के लिए एंडोर्स कर रही हैं, या बैंक्स के लिए कर रही हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि डिफरेंस नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वो एक उस दिशा में जा रहा है विमेंस क्रिकेट भी। धीरे धीरे वो चेंजेस आपको दिखेंगे, और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि और ज़्यादा चेंजेस दिखे इस मार्केट में भी। अच्छा, चेंज की दिशा में आप मुझे दो चीज़ें और बताइए जो मेरे दिमाग में अभी एक जिज्ञासा आई, कि 2-3 साल के गैप के बाद एक प्लेयर जब वापसी करता है जी, तो ड्रेसिंग रूम के बाहर, एडमिनिस्ट्रेशन में, बीसीसीआई में कितने चेंजेस उसे नजर आते हैं, या फिर सब जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही मिलता है? देखिए, ये आपका मैं पर्सपेक्टिव होता 2016 है। से 21 वाले समय की बात कर रहा हूँ। देखो, 5 साल का गैप तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, और उसमें मैनेजमेंट भी चेंज हो गया था इंडिया का, एंड कुछ प्लेयर्स भी चेंज हो गए थे। बट ये आपका पर्सपेक्टिव है कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो। अगर आप गेम की बात करें, यस डेफिनेटली गेम में तो बहुत चेंज मुझे दिखा। 2017 वर्ल्ड कप के बाद मैं 2016 से 2021 तक
इंडिया टीम का हिस्सा नहीं थी। और जो 2017 वर्ल्ड कप हुआ था, अगर मैं उसके बाद देखूं वुमेन्स क्रिकेट को, तो बहुत बड़ा चेंज था। जैसे आपने अभी पे क्वालिटी की भी बात करी है, या अगर मैं गेम में देखना चाहूँ तो बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स निखर कर आए थे उस पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, 5 साल की। और बहुत सारे थॉट प्रोसेस भी चेंज हुए हैं। पहले की तरह जो यूज़ करते थे टेक्नोलॉजीज़ या जो भी आप कह लें, तो उसमें भी चेंज आया है। तो धीरे धीरे ये चेंजेस आ रहे हैं और अभी भी चेंजेस आ रहे हैं इस चीज़ में। गेम में क्या चेंज आया? जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम सुनते हैं कि पुरुष क्रिकेट की जब बात होती है, मेंस क्रिकेट की, कि उसमें T20 आने के बाद मसल पावर ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। और ओवरऑल एक एनालिसिस में बीते दिनों पढ़ रहा था, वो ऐसा था कि कैसे बदलते समय के साथ क्रिकेट में 6 हिटिंग स्टाइल तक चेंज हुआ है। एक स्टाइल बहुत पहले 90s में सौरव गांगुली का था कि डाउन द ट्रैक जाकर स्पिनर्स को, मतलब अगर सौरव गांगुली खेल रहे हैं और स्पिनर आया है तो सब ये मानते थे कि सौरव गांगुली आगे बढ़कर छक्का मारेंगे, है ना। फिर एक 6 हिटिंग स्टाइल सचिन तेंदुलकर का भी रहा है, एफर्टलेस, ना। एक स्टाइल ब्रेंडन मैककलम का भी रहा है कि वो बहुत तेज गेंदबाज को भी चार्ज करते थे। तो इस तरह से एक एनालिसिस में पढ़ रहा था। ऐसे कुछ चेंज हमें बताइए जो विमेन क्रिकेट में आए हों ग्राउंड के अंदर पिछले 4-5 साल में। या अगर आप शॉट्स की बात कर रहे हैं तो देखिए, टाइम के साथ तो आपको हर चेंज करना ही पड़ता है। और अब तो T20 इतना फास्ट गेम हो गया है कि आपको अपने स्किल्स को और ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको नए नए शॉट्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि जब दूसरा आता है आपके सामने, जो आपका ऑपोजिशन है, वो पूरी तैयारी के साथ आता है, वो आपका पूरा गेम रीड करके आता है। बट उसको टैकल करने के लिए आप क्या और कर सकते हो? तो जो आजकल के प्लेयर्स हैं, जो अभी जेनजीज हैं, जो अभी नई जनरेशन है, वो नए नए शॉट्स लेकर आ रही हैं जो शायद हमने अपने टाइम पे कभी नहीं खेले। स्कूप हमने अब सीखा है। और अगर आप रिवर्स की बात करें तो अगर आप अब देख सकते हो कि T20 में ये बहुत कॉमन शॉट हो गया है, रिवर्स। और एक सूर्य कुमार यादव जी मारते हैं अपना बैठ के। तो वो सारे चेंजेस आपको टाइम के साथ साथ लेकर आने पड़ते हैं, अपने गेम में मॉडिफिकेशन लानी पड़ती है, क्योंकि आजकल की क्रिकेट यही डिमांड करती है। ठीक है, आपने सूर्य का नाम लिया, तो ज़रा ये बताइए कि इधर वाले पाले में किससे किससे मुलाकात या बात व्यवहार रहता है, मतलब मेंस क्रिकेट में? आप तो आरसीबी के लिए खेल भी रही हैं। जी जी। तो पहले तो ये बताइए, आरसीबी के मीम्स तो आप इंस्टाग्राम पे देखती होंगी। जी, मैं सबके देखती हूँ। आरसीबी के इस समय कुछ ज़्यादा चल रहे हैं जी। तो मेंस क्रिकेट को लेकर खास तौर पर, क्योंकि कितने साल हो गए भाई, 2008 से खेल रहे हैं ना आरसीबी। तो वो मीम्स आप भी देखती हैं और आसपास शेयर करती हैं लोगों को? मैं बिल्कुल शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, तो ये बताइए ऑन अ सीरियस नोट कि किससे किससे इधर बात व्यवहार या मुलाकात हो जाती है सूर्या या बाकी टीमों में, आरसीबी के बाकी मेंस प्लेयर से? मुलाकात तो ऑलमोस्ट सबसे हो जाती है। जब हम लोग NCA जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं जो अपनी रिहैब जर्नी के लिए भी आते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स के साथ मुलाकात होती है, जैसे सूर्य कुमार सर के साथ हुई थी, और बुमराह के साथ हुई है, संजू सैमसन के साथ हुई है, क्या बातें होती हैं जब बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऑलमोस्ट। सूर्य कुमार से आपने पूछा कि ये क्या आड़े टेढ़े शॉट्स कहाँ से आते हैं सब? हाँ, उनके साथ एक बार ऐसे ही मजाक हुआ था कि आप कैसे मार लेते हो, मतलब पेसर को भी आप बैट के बिना देखे कैसे, क्या टैलेंट है ये, कैसे मार रहे थे। बट मैंने उनको देखा है वो प्रैक्टिस में, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो बहुत एफर्टलेसली उस चीज़ को वो इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि वो मैच में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बहुत प्रैक्टिस लगती है उस शॉट को मारने के लिए, और मैंने उन्हें देखा है वो प्रैक्टिस करते हुए NCA में। और आरसीबी के पूर्व कप्तान से आपकी कोई मुलाकात? विराट कोहली? विराट सर से अभी फिलहाल तो कोई मुलाकात नहीं हुई है, बट मैं उनसे मिली हुई हूँ पहले, ऑस्ट्रेलिया में जब हमारा टूर था तब मैं ऐसा भी करता हूँ, मैं 3-4 नाम लेता हूँ, आप बताइए कि इनके साथ आपकी अच्छा बात या अच्छी मेमोरी कौन सी है? ठीक, ओके। विराट कोहली। अच्छी मेमोरी वो है जब मैं इनसे ऑस्ट्रेलिया में मिली थी, वो मेरा फर्स्ट टूर था। कब? अवे 2015
आई थिंक। तो मेरा पहला अवे टूर था और वहाँ पर इंडिया टीम गई हुई थी मेंस की भी। सो हेडर गेम्स चल रहे थे, मतलब पहले हमारा फिर मेंस का, तो तब मुलाकात हुई थी उनसे। तो क्या बात व्यवहार रहा? उस टाइम पे मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी। सो वही हाय हेलो हुआ एंड आपकी शॉट्स बहुत अच्छी लगती हैं, आपके कवर ड्राइव अच्छा लगता है, बस उतनी ही पीरियड मिला था हम लोगों को और बस वही कॉन्वर्जेशन थी और उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी और फोटो भी खिंचवाई थी। उस टाइम पे तो फैन मोमेंट था। और मिताली राज? मिताली दी की अगर मैं बात करूँ तो अगर विमेंस क्रिकेट में सबसे पहला नाम मैंने मिताली राज का सुना था और उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स मैंने सुने थे। बहुत अर्ली एज में उन्होंने अपना डेब्यू किया था, आई थिंक 16 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया खेल लिया था और ऑलरेडी उनके नाम पे बहुत ही रिकॉर्ड्स थे। मैं फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मैंने उनकी कैप्टनसी के अंडर खेला है इंडिया टीम में भी, और मैं जैसा कि मैं इंडियन रेलवेज़ को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं रेलवेज़ में जॉब करती हूँ, तो मैंने उनकी कैप्टनसी के अंडर वहाँ पर भी खेला है। सो उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत है हमारी और मैंने उनसे कैप्टनसी की भी कुछ स्किल सीखी है कि आप ग्राउंड में क्या कब क्या कैसे यूज़ कर सकते हो। बहुत कामनेस है उनके अंदर और बहुत पेशेंस है और वो सब चीज़ें जब आप देखते हो, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वो कैसे बात करती हैं या कैसे चीज़ों को समझाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैं उनसे सीखी हूँ। रोहित शर्मा? रोहित शर्मा से मेरी ऐसे 1-on-1 कभी बात नहीं हुई है, बट हाँ देखा है। ठीक। हरमनप्रीत? उनसे भी काफ़ी बातचीत है मेरी और अभी तो हमारी कैप्टन भी है और तो उनके साथ पंजाबी गाने के उसमें बहुत ज़्यादा हमारा डांस का रहता है। तो ठीक है, मुझे आपने फूड रिकमेंडेशन दिए, अब आप हमें 5 अच्छे सॉन्ग रिकमेंडेशन दे दीजिए। ओह गॉड। पंजाबी पंजाबी या आप उत्तराखंड के भी अच्छे लोकगीत बता सकती हैं अगर आपने सुने हो। आपकी पसंद के 5 सॉन्ग रिकमेंडेशन, फिर हम अगले नाम पे आएंगे। अगर उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो सबसे प्रिय लोकगीत जो सबके मुंह पर होगा वो है बेड़ू पाको। वो हर शादियों में बजता है और हर एक बच्चा उसको जानता है। बेड़ू पाको? बेड़ू पाको क्या मतलब होता है इसका? एक कुछ फ्रूट जैसा होता है पहाड़ में, बेड़ू बोलते हैं उसको। अच्छा। तो वो पेड़ों में लगता है पहाड़ों में, तो पाक्यो मतलब पकना। सो बेड़ू पाको 12 मासा इज लाइक 12 months। और अगला सॉन्ग? और पंजाबी की अगर आप बात करेंगे, बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स हैं जिसमें हम डांस तो करते हैं, जैसे पूछ रहे हैं। ओ हो एक सॉन्ग है। हाँ, ओ हो समझ गए। समझ गए होंगे हाँ, आप, जो शादियों में बहुत बजता हाँ, है ना। और आय हाय अभी एक नया सॉन्ग आया है। आय हाय? हाँ, ये वो बद्दो बद्दी की बात तो नहीं हो रही? नहीं बिल्कुल नहीं। आय हाय ओए होए। नहीं। मुझे मैं सिंगर का नाम भूल रही हूँ बट आई डोंट रिमेम्बर, बट उसमें नोरा फतेही जी ने शायद डांस भी किया है या गाना गाया कुछ है। करण औजला का करण औजला का गाना है, मन ने बताया। और भी मतलब मिक्स है वो। ठीक है, अगला मुझे गाने याद नहीं आ रहे। कोई नहीं, आप ड्रेसिंग रूम की प्लेलिस्ट भी शेयर कर सकती हैं। एक गाना और है। हाँ। मेरी काली एक्टिवा दा। मेरी काली एक्टिवा था, ये भी मन बताएंगे कौन सा है? अच्छा, बहुत अच्छा सॉन्ग है। आप यहाँ से जाएंगे जब, मैं सबसे तो पहले यही गाना सुनूंगा, मेरी काली एक्टिवा और था। डांस भी करना प्लीज। डांस का तो आपको भी शौक है, बहुत ऐसा ज्यादा, रिसर्च में बहुत लिखा है ज्यादा। मेरे पास। बहुत शौक है, बस एक बार डीजे बजना चाहिए, बस खत्म हम करवाते हैं। चलिए बढ़िया है। 5वां सॉन्ग बताइए। डांस बीट्स बताऊं या कोई भी, आप उत्तराखंड का लोकगीत भी बता सकती हैं, पंजाबी भी बता सकती हैं। अगर मैं नॉर्मल सुनने वाला बताऊं तो उसमें तेरे हवाले एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। चलिए, हमको आपकी सॉन्ग रिकमेंडेशन मिल गई और फूड रिकमेंडेशन मिल गई। सॉन्ग्स में और ज्यादा मिल सकती हैं बट अभी मुझे अरे याद नहीं आ रही है। बताइए। बट मैं बहुत शौकीन हूँ गाने सुनने की। और ड्रेसिंग रूम में किस तरह के गाने बजते हैं? क्या आपके यहाँ भी ड्रेसिंग रूम में लड़कियों के बीच सब वैसा ही माहौल रहता है जैसा मेंस ड्रेसिंग रूम में रहता है? और जो कुछ प्लेयर्स ने बताया भी है कि हार्दिक पांड्या इंग्लिश गाने सुनते तो हैं लेकिन सिर्फ बीट पे वो थिरकते रहते हैं,
क्योंकि लिरिक्स तो सब आवन जावन में ही रहते हैं। मैं भी हूँ उसमें से एक इसमें तो हम जो सब हैं। इंग्लिश सॉन्ग से कुछ म्यूजिक आप पसंद आ जाता है तो वो बीट्स में हम लोग डांस करते रहते हैं। बट ड्रेसिंग रूम में मोस्टली पंजाबी गाने ही बजते हैं, क्योंकि सबका मूड उसी से फ्रेश हो जाता है। सो वो Vibe होती डांस है। बीट्स में मतलब वो डांस करते रहते हैं, थोड़ा चिल माहौल रहता है। चलिए बढ़िया। उत्तराखंड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ये भी बताइए कि शुरू वाला टाइम कैसा था जब आप 8-9 साल की उम्र के आसपास, और बड़ा अनकन्वेंशनल सा है ना जी। कि एक घर से कोई लड़की बोले कि मुझे क्रिकेट खेलना है, और वो भी देहरादून के पास एक गांव में। जी। तो उस टाइम घर वालों का कैसा रिएक्शन था? और घर वालों से भी ज़्यादा ज़रूरी जो रिएक्शन कई बार हो जाता है वो रहता है रिश्तेदारों और पड़ोसियों का। तो जी। ये सारे रिएक्शन कुल जमा कैसे थे? देखिए, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी रोका नहीं। उन्होंने मुझे बल्कि धक्का ही दिया है कि आप जाओ, आपको जो पसंद है आप वो करो। और ऐसे ही मेरी शुरुआत भी हुई थी। जो मैंने एकेडमी में एडमिशन लिया था, जो मैंने पहले बताया कि मेरी सिस्टर और मम्मा ने ही मेरे को फोर्स किया था जाने के लिए, और हमेशा से उनका फुल सपोर्ट रहा है। मेरे डैडी का हमेशा से सपोर्ट रहा है। और क्योंकि बहुत छोटी उम्र से मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, बाहर खेलने जाते थे, तो बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए बच्चे को बाहर भेजना जहाँ पे उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की इतनी। और क्योंकि विमेंस क्रिकेट उतना फेमस भी नहीं था तब। मैं आज से 15 साल पहले की अगर बात करूं, 17-18 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो बहुत नॉलेज नहीं थी, बहुत अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था कि कौन लड़कियां खेल रही हैं, कौन नहीं खेल रही हैं। तो अगर मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुश्किल होता है बच्चे को बाहर भेजना किसी और के जिम्मेदारी पे, है ना। वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, खासकर गर्ल चाइल्ड के लिए तो और बिल्कुल संवेदनशील रहती है। जी। तो बट मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे साथ और भी लड़कियां थी एकेडमी में जो मेरे साथ थी, और मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे मना नहीं किया कि आप ये मत करो या आप बाहर मत जाओ। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले, क्योंकि फादर जैसे कॉन्ट्रैक्टर थे और कोई मेरा भाई नहीं है, तो हम 2 सिस्टर्स हैं, तो कोई ऐसे जॉब भी नहीं थी। मम्मा घर पे रहते थे, तो फाइनेंशियली बीच में प्रॉब्लम हुई थी। बट उन्होंने वो कभी मेरे तक आने नहीं दी, मुझ तक कभी ये मतलब आने नहीं दिया कि आप नहीं जा सकते या ये इशू है या फाइनेंशियल इशू चल रहा है। तो वो चीज़ कभी मेरे तक आने नहीं दी। या आपने बात करी रिश्तेदारों की, बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे किसी को नॉलेज तो थी नहीं कि क्या कर रहे हो। तो उनके माइंड में ये था कि आप बच्चे को पढ़ाओ, ये कुछ नौकरी कर ले, कहीं सेटल हो जाए, IAS बनो, देश का नाम हाँ, रोशन मतलब करो। पहले के लोगों की थिंकिंग यही थी कि आप पढ़ाओ, लड़की को सेटल करो, उसकी शादी कर दो। सिंपल चीज़ जो पहले से चलती आ रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला पेरेंट्स को भी, आप क्यों भेज रहे हो, अकेले लड़की को क्यों भेज रहे हो आप खेलने के लिए, इतनी दूर दूर जा रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये था कि ट्रेन के टिकट्स भी नहीं मिलते थे कभी कभी। सो हम तो लोग बस देहरादून से वहाँ बनारस कैसे खिलाड़ी ये सब जाते थे छोटे छोटे? बहुत कम रिजर्वेशंस हमको मिलती थी, बहुत जो कंफर्म हो जाए, वरना हमने ऐसा भी है कोच कि अपने लेवल पे हमने जो करा पाए जी बिल्कुल, पहले ऐसे ही होता था, या एक सीट में 2-2 3-3 बैठ के जा रहे हैं, और टॉयलेट के पास बैठ के जा रहे हैं, मतलब जो वो एरिया रहता है वहाँ पे बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, बैग्स के ऊपर बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमने वो फेज भी देखा है। और अभी- इसमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी है एक्चुअली मेरा जो मैं बताना चाहूँगी। हम लोग कहीं से खेल के आ रहे थे वापस, और टिकट्स क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिला हमको लास्ट मोमेंट पे, तो हम लोग जनरल डब्बे में चढ़ गए तो जनरल डब्बे कैसे होते थे, वो फट्टे वाले, अगर लोग ट्रैवल करते होंगे तो उनको पता होगा, वो हाँ, फट्टे वाली सबने सीट्स जनरल में रहती है। travel करा। तो बहुत छोटे थे, 10-11 साल की उम्र में, और तब तो हाइट भी बहुत छोटी थी और हेल्थ भी बहुत पतले ही थे। तो अपर बर्थ में मैं और मेरी एक फ्रेंड सो गए, और नीचे बहुत सारे लोग बैठे थे, जनरल डिब्बा बहुत सारे अंकल्स थे, और खेल के आ रहे थे तो बहुत थके हुए भी थे। तो मैं सो गई, और जब मैं सो गई तो उसमें कुछ सपोर्ट नहीं होता है,
जनरल डिब्बे में। तो जैसे ही मैंने और आप टर्न भी। लिया और मैं नीचे वो अंकल की गोद में गिर गई। मतलब वो मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या। और मैं उन 4-5 अंकल बैठे थे नीचे, जिसमें से हमारे एक कोच भी थे, और मैं सबकी गोद में गिरी हुई हूँ। नींद खुली कि नहीं खुली? और उससे भी फनी ये था कि मैं वापस ऊपर गई और वापस सो गई। तो वो एक इंसिडेंट है जो मैं शायद कभी नहीं भूलूंगी, और वो जर्नी मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो जनरल डिब्बे से जो हमारी शुरुआत हुई थी। गिरे और एकदम से हड़बड़ा के उठ रहे, नहीं अभी आउट नहीं हुए, आउट नहीं हुए, आउट नहीं हुए। हाँ, मतलब गिरते हो तो अचानक से आपको लगता है ना ये क्या हो गया। तो वो था फ्यू सेकंड्स के लिए, फिर मुझे रियलाइज हुआ ओके मैं ट्रेन में हूँ। अच्छा ये बताइए कि अभी भी आप यंग प्लेयर्स के टच में ही होंगी, तो अभी इन सब चीजों में थोड़ा कुछ कंपैरेटिवली सुधार हुआ है कि अभी भी सब जनरल डब्बे में ऊपर से नीचे गिर रहे हैं? नहीं, अब तो बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब कोई भी विदाउट रिजर्वेशन ट्रैवल नहीं करता है। जो मैं Domestic एकेडमी या- लेवल की बात कर रही हूँ अभी तो। हाँ। और डोमेस्टिक में तो अब बीसीसीआई प्रोवाइड करती है। वही मैं कह रहा था, डोमेस्टिक नहीं, डोमेस्टिक से भी पहले। डोमेस्टिक प्लेयर्स तो अब फ्लाइट से जाते हैं। अब वो ज़माना नहीं है कि आप जनरल डिब्बे में ट्रैवल करो। अकेडमीज के जो बच्चे हैं वो लोग भी अब प्रॉपर रिजर्वेशन के साथ जाते हैं। ऐसा कोई जनरल डिब्बे में ट्रैवल नहीं करता है। तो अब अच्छा। बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, थोड़ा मुझे चेंज इस आधार पर भी समझाइए, बस 2-3 और सवाल है मेरे, जी बिल्कुल। कि महिला क्रिकेट में कोच, सपोर्ट स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब जगहों पर पुरुषों की ही प्रधानता है जी ना? क्योंकि अब बीसीसीआई तो वही है, वही पुरुष क्रिकेट भी चला रहा है, वही महिला क्रिकेट, और ज़्यादातर पदों पर पुरुष ही हैं। आपके यहाँ भी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर समय कोच भी पुरुष ही रहे हैं। जी सपोर्ट स्टाफ में अभी आप बताएंगी कि कितने पुरुष कितने महिलाएं रहे हैं। जी। तो इससे किस किस्म की सहजता या असहजता खिलाड़ियों में रहती है? खिलाड़ियों से जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा जोर उन खिलाड़ियों पर है जो टीम में नए नए आए हैं, जी क्योंकि जो 2-4-5 साल रह लिए टीम में, वो तो चलिए ड्रेसिंग रूम में सहज हो जाते हैं, फिर लोगों के आने जाने से उन्हें फ़र्क कंपैरेटिवली कम पड़ता होगा। लेकिन जो नया प्लेयर आया है, एक कोई नई लड़की आई है जो अभी तक रेलवे के लिए या पंजाब हरियाणा के लिए या कहीं और से खेल रही थी, जी जी। अब वो इंडियन टीम में आई है, तो कितनी सहजता रहती है पुरुष स्टाफ के अधिकता के बीच? ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग बेसिक लेवल से ही जब कोचिंग लेते हैं तो मोस्टली हर जगह आप देखेंगे कि मेल कोचेस रहते हैं। बट अभी ये चेंजेस आना शुरू हुए हैं कि अभी फीमेल्स आना शुरू हुई हैं, और जैसे लेवल 3 भी होता है बीसीसीआई में, तो वो क्लियर करके अभी फीमेल स्टाफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ग्रो कर रहा है। बट अगर आप वो सहजता वाली बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फील करता है, क्योंकि शुरू से वही सिखा है कि आप लोगों को अगर करना है, अपना बेटरमेंट देखना है, तो आपको बात करनी पड़ेगी खुल के। तो हम लोगों को पहले से ही वैसी प्रिपरेशन दी जाती है कि आप लोगों को जाके बात करें नॉर्मल, जैसे आप फीमेल से करते हो या मेल, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ डिफरेंस रखेंगे तो शायद आप ग्रो ना कर पाओ। सो हम लोग वो माइंडसेट से जाते हैं कि मेल हो या फीमेल हो, आपको अपना पर्सपेक्टिव रखना है, आपको अपने व्यूज़ रखना है। तो हम लोग वो डिफरेंस नहीं समझते हैं इतना। चलिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये कोई आदर्श सिनेरियो नहीं है। कायदा तो ये है कि हमें सपोर्ट स्टाफ और तमाम पदों पर लोगों के चयन के समय भी इन पैरामीटर्स को ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता जेंडर है आने बैलेंस वाले वहाँ भी समय पे बना कुछ रहे। चेंजेस और हो जाए। होपफुली। 1-2 सवाल हैं जो हमारे साथियों ने भी बोले हैं कि मैं आपसे पूछ लूँ, ओके। वो मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ। पहले तो आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस सोच में अभी कोई बदलाव आया है, जो सोच महिला क्रिकेटर्स को या महिला स्पोर्ट्स पर्सन को उनके खेल से ज़्यादा उनके लुक्स पर जज करती है? और क्या आपको कभी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा? क्योंकि देखिए, ये एक रियलिटी तो है, खासकर सोशल मीडिया के ज़माने में भी, कि जहाँ तस्वीरें भी वही वायरल होती हैं जो लुक्स के आधार पे बहुत अच्छी हों। उसके बाद एक बड़ा वर्ग है जिनको प्रदर्शन से फ़र्क पड़ता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है और बहुत निंदनीय भी है। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में ये तमाम सच हमारे सामने ही है। तो क्या आपका कभी ऐसा अनुभव रहा? मैं इस चीज़ को डिनाई करूँगी कि
ऐसा नहीं है कि सिर्फ लुक्स ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वैसे ही हाईलाइट हो जाते हैं। और ये सोच अगर किसी की है तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ी अपनी सोच में और मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन को उसके लुक्स के साथ कंपेयर करे। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो जाके 8 घंटे अगर धूप में खेल रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि वो जो 8 घंटे ऑफिस में बैठ के जॉब कर रहा है, वो उसके साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। सो मेरी तो यही सजेशन है। थैंक यू। और एक चीज़ मुझे ये भी बताइए कि क्या ऐसा आपको लगता है कि महिला स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन की तुलना में उनका करियर का समय कम रहता है? अभी हमारे सामने कई एग्जांपल हैं जो क्रिकेटर्स 40, 42, 43, 45 तक भी खेल रहे हैं, भले वो इंटरनेशनल क्विट कर दें, लेकिन लीग्स में और अलग अलग लीग्स में भी, एक से ज़्यादा लीग्स में भी वो खेल रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे उदाहरण महिला क्रिकेट में या अलग स्पोर्ट्स में जहाँ महिलाएं खेल रही हैं वहाँ कम मिलते हैं। तो उनका करियर का समय क्या छोटा है पुरुषों की तुलना में? और क्या इसका कोई खेद रहता है, इसका कोई वो रहता है कि यार 2-4 साल तो और खेल सकते थे? मैं समझती हूँ कि अगर मौका दिया जाए तो क्यों नहीं खेल सकते हैं आप। अगर 2 एग्जाम्पल मेरे सामने हैं, झूलन गोस्वामी और मिताली राज। 40 की एज में उन्होंने खेला है, अभी 40 की एज में आने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली है सब चीज़ों से, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो। अगर आप हरमनप्रीत की बात करें तो वो 35 है, बट स्टिल वो ग्राउंड में सबसे तेज़ दिखेंगी आपको, फिटनेस लेवल उनकी ऐसी है। या मैं एकता बिष्ट की बात करूं, शी इज़ 38 और 39 में भी, बट अगर आप ग्राउंड में देखेंगे उनको तो आपको लगेगा कि कोई 21 साल का बच्चा खेल रहा है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है तो आप किसी भी एज तक खेल सकते हैं। और अगर आपको मौका दिया जाए, किसी को मौका दिया जाए खेलने का फिटनेस के साथ साथ, तो मुझे लगता है वो जब तक फिट है तब तक वो खेल सकता है। फिटनेस से याद आया, महिला क्रिकेट में योयो टेस्ट होता रहा है? योयो टेस्ट पहले होता था, अभी 1 माइल होता है। 1 माइल? माइल क्या होता है? 1600 मीटर्स। तो उसका एक टाइमिंग होती है कि आपको वो पर्टिकुलर टाइम पे आपको 1 माइल कंप्लीट करना होता है। पैरामीटर्स हैं कुछ फिटनेस के। अच्छा जी। तो उसमें सबको नंबर मिलते होंगे 10 में से? नहीं, ऐसा नंबर वाला नहीं है, थोड़ा बताइए बट कैसे वो टेस्ट होता है? पैरामीटर्स रहता है कि आप इतने टाइम तक जिसने कंप्लीट कर लिया तो वो फर्स्ट आ गया। नहीं, ऐसा फर्स्ट वाला सीन नहीं है। मतलब वो पता चल जाता है कि आपको कौन से प्लेयर के साथ कितनी मेहनत करनी है और उसको क्या इम्प्रूव करना है। अच्छा, वो कितना समय रहता है 1 माइल के लिए? 7.50। 1600 मीटर। जी। ठीक है, तो फिर आप ही लोग के आपकी बस की मुस्कुराहट कुछ और कह रही है। नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि ये फिर आप ही लोग के बस का है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हमारे अगर कुछ साथियों के सवाल होंगे तो बोलेंगे। जी। आखिरी सवाल मेरा ये है जो अपने एक साथी की तरफ से आया, वो ये कि थोड़ा ये बताइए प्रोसेस की। अगर कोई स्मॉल टाउन से जी जी कोई भी प्लेयर, लड़का लड़की कोई भी बच्चा जी क्रिकेट में करियर शुरू करना चाहता है तो वो किस उम्र से शुरू कर सकता है? क्योंकि कई बार अगर वो 12, 13, 14 साल तक वेट कर लिया बच्चे ने शुरू करने के लिए, तो कई बार वो वहाँ जाएगा तो देखेगा ये तो हमसे 3-4 साल पहले से खेल रहे हैं, इतना बढ़िया कवर ड्राइव लगा रहा है। तो किस उम्र से आपके आसपास के लोगों ने खेल शुरू करा है, और खासकर छोटे शहरों से आने वालों के लिए, बच्चों के लिए किस तरह वो आगे बढ़ सकते हैं इस गेम में? कैसे कांटेक्ट करें किसी कोच को, किसी एकेडमी को कैसे कांटेक्ट करें, वहाँ से कैसे आगे बढ़ें? कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए मुझे लगता है उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप 4-5 साल से भी शुरू कर सकते हो। मैंने खुद खेलना 5 साल की उम्र से शुरू किया था। मेरा नेफ्यू है, वो अभी 6 साल का है, वो जाता है क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए। सो ऐसा नहीं है कि उसका उम्र से कोई लेना देना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको लगता है आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो आप 5 साल की उम्र से भी शुरू कर सकते हो अकेडमी जाना। और जिन लोगों को जिनके वहाँ पे अकेडमीज़ हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आसपास में जो गाँव में स्पेशली जो छोटी अकेडमीज़ रहती है, आप वहाँ जाकर लोगों से बात करो, वहाँ पे कोचिंग लो। फिर आप अपने कोचेस से बात करो, तो वो कोचेस आगे बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, आपको कहाँ से खेलना है, या आपको डिस्ट्रिक्ट होता है सबसे पहले, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कहाँ से खेलना है। बट डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए भी आपको पहले एक एकेडमी में एडमिशन लेने की ज़रूरत होती है।
सो आपके आसपास कोई भी एकेडमी हो या ना हो, जो आपके सबसे नियरर कोई भी स्टेट पड़ता हो, वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं, कोई एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं और फिर आपके कोचेस आगे अप्रोच करते हैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह के लिए। हाय, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अक्सर सुनते हैं कि जो ओलंपिक्स में भी ऐसा होता है कि जो LGBTQIA के जो लोग होते हैं वो अक्सर जब भी पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी स्पोर्ट में तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको क्या लगता है कि इस इशू को, या इशू नहीं भी कहना चाहिए, मतलब इस चीज़ को कैसे नेविगेट कर सकते हैं किसी स्पोर्ट्स के अरीना में, मतलब कि किसी भी स्पोर्ट्स में इस चीज़ को कैसे नेविगेट कर सकते हैं आज के टाइम में? ये जो आप ये मैटर हमने भी सुना था अभी ओलंपिक्स में, वो बॉक्सर से रिलेटेड कुछ इशू हुआ था जिनसे शायद मेडल भी वापस ले लिया गया था। मेरे हिसाब से अगर आपको इतनी सब चीज़ें पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए, या फिर इनके लिए आप कैटेगरीज बना सकते हो अलग एक कैटेगरी, जैसे हम लोग आजकल विमेंस, मेंस, अदर्स, हमारी हर जगह कैटेगरीज बन चुकी हैं। तो मेरा इसमें यही मानना है कि फिर स्पोर्ट्स में भी उनके लिए एक कैटेगरी होनी चाहिए। उनके जेंडर बेस्ड पे आप उनसे उनका मेडल नहीं ले सकते हो, या आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि आप अलाउड नहीं हो ये स्पोर्ट्स खेलने के लिए, या फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ में। मुझे लगता है ये थोड़ी ज़्यादती हो जाती है। उनके लिए ज़रूर एक कैटेगरी बनानी चाहिए। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। पहले तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। और मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि वो छोटी बच्ची जो गांव में बैठ के शायद ये इंटरव्यू आपका देखेगी, सुनेगी और क्रिकेटर बनने का सपना देख रही है आपको टीवी पर खेलते हुए देख के, उसके लिए आपका क्या मैसेज है, आप क्या कहना चाहेंगी उसको? और दूसरा ये कि अगर स्नेह राणा क्रिकेटर नहीं होती तो वो क्या होती? ठीक है। सो जैसा आपने पहला सवाल पूछा, मेरी उस लड़की से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इतना पैशन है क्रिकेट खेलने का, आप बहुत दिल से चाहते हो खेलना, तो पहले तो पूरी ईमानदारी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कोई भी मोमेंट आए लाइफ में तो कभी भी गिव अप मत करना, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स मैंने देखे हैं जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बट जब वो 1-2 बार या 3-4 बार फेल हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को वहाँ पर। तो उनको लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे या ये हमारे लिए नहीं बना है। मेरे हिसाब से अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, उस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे, तो हो सकता है कि आप जब 6th अटेम्प्ट करें आप उसमें अव्वल नंबर पे आएँ। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि कभी भी गिव अप मत करिए, आप करते जाइए और एंजॉयमेंट के साथ करते जाइए। और आपका दूसरा सवाल, अगर मैं क्रिकेटर नहीं होती तो शायद मैं बैडमिंटन खेल रही होती, क्योंकि मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है। मतलब आप स्पोर्ट्स से ही जुड़ी होती? स्पोर्ट्स में ही रहती जी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरा सवाल ये है कि एज अ फीमेल एथलीट मेरे को लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते होंगे, कोई भी अगर फीमेल एथलीट है तो बहुत चैलेंजेस फेस करती होगी। उसमें से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की चीज़ है, उसमें आपका क्या से है? आप जब मैचेस खेलने जाते हो, मे बी आपकी साइकिल चल रही हो, आप कैसे मैनेज करते हो? क्रैम्प्स होते हैं, मूड स्विंग्स, प्लस परफॉर्मेंस प्रेशर, गेम का, मैच का, सब कुछ का, ये सब कैसे मैनेज करते हो फिर आप? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में और अवेयरनेस नहीं है इतनी। बट अगर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे बहुत क्रैम्प्स आते हैं और जब हमारे मैचेस रहते हैं तो हमें मेडिसिन्स भी यूज़ करनी पड़ जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट आप अगर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो या कोई भी अपनी डोमेस्टिक लेवल पे भी अगर आप खेल रहे हो, क्योंकि आप उसी एनर्जी लेवल के साथ खेलते हो, हर चीज़ के हर मैच को आप उसी एनर्जी के साथ खेलते हो, तो दिक्कतें आती हैं। बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हो, क्योंकि आप शुरू से उस चीज़ के लेकर खेल रहे हो, आपको पता है कि ये चीज़ तो आनी है, तो आप पहले तो हमारा मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाते हैं हम कि हम तैयार रहते हैं उस चीज़ के लिए। और दूसरा तरीका फिर हम लोग वही है कि हॉट पैक्स हम लोग अपने साथ रखते हैं। जब हम लोग फील्ड पे नहीं होते हैं तो ऑफ फील्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और
वही है, क्रैम्प्स के लिए तो आई थिंक हॉट पैक्स और हम लोग मेडिसिन कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, बट वो चीज़ कभी आपको रोकना नहीं चाहिए कि आप जो करने वाले हो। तो ऐसा हिंड्रेंस नहीं आया कभी कि पीरियड्स है तो आपको खेलना नहीं है, बल्कि मेरे साथ उल्टा है, जब मेरे को पीरियड्स आते हैं तो मैं और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हूँ। तो मैम मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि स्पोर्ट्स में अक्सर पॉलिटिक्स वाला एक वो आ जाता है कि कोई प्लेयर अगर डिजर्विंग भी होता है तो किसी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, तो इससे जो पोटेंशियल होता है किसी प्लेयर का वो काफ़ी कॉन्फिडेंस पोटेंशियल वो बाहर नहीं आ पाता उतना। तो आपने कभी ऐसी चीज़ फेस करी है, और अगर कोई ऐसा करता है ये क्यों होता है स्पोर्ट्स में कि अगर मैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की बात नहीं करना चाहूँगी इसमें, आप किसी भी फील्ड में देखिए हर जगह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और हमको तो सिखाया यही जाता है कि आपके कंट्रोल में जो है आप उस चीज़ पे फोकस करिए, और जो नहीं है आप उसको छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए। तो जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा शायद वो आपके पास खुद ही चल के आ जाएगा। थैंक यू मैम। बीइंग एन एडमायरर ऑफ विराट कोहली, शायद आप भी एडमायर करते हो जी क्रिकेट में, मैं ये पूछना चाहूँगा आरसीबी इस साल खिताब जीतेगी या नहीं? बिल्कुल जीतेगी। इस बार 18वां सीजन है आईपीएल का। हाँ ठीक है, कोई नहीं, अच्छी चीज़ है। तो इस बार 18वां सीजन है आईपीएल का, और विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18 ही है। सो मैं भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि आरसीबी जीत जाए ये साल। एक और ट्रेंड चलाने का अब समय आ गया है। 7 नंबर पे जो ट्रेंड चला था थला फॉर अ रीजन, अब उसके बाद उसके बरक से एक ट्रेंड आप लोग जो आरसीबी के फैन हैं वो 18 नंबर पे शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, फ्रेंचाइजी क्रिकेट से जुड़ा सवाल है मेरा ये, इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है उस पर आपका क्या सोचना है? क्योंकि उस पर बहुत दो धड़े बटे हुए हैं, और एक बहुत वाजिब सी चीज़ है कि टीमें उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं। अब हमारी अगर बैटिंग नहीं चली तो हमने एक बैटर उतार दिया, बॉलिंग नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हमने एक बॉलर उतार दिया। तो बट ऑब्वियस उससे जो ऑलराउंडर्स लाइक यू आर, तो वो है उनके टैलेंट को एक तगड़ा झटका लगेगा। आपका इस पर क्या टेक है? मेरा टेक इम्पैक्ट प्लेयर पे ये है कि ऑब्वियसली जैसा आपने बोला ऑलराउंडर्स की जगह वहाँ पर कट जाती है इम्पैक्ट प्लेयर रूल आने से, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जिसमें इतना पोटेंशियल है, जो 11 में उस पोजीशन नहीं बना पा रहा है अपनी, बट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर अगर वो आ रहा है, वो अपनी पोटेंशियल दिखा सकता है, वो अपने स्किल्स परफॉर्म कर सकता है, तो उस चीज़ के लिए ये रूल मुझे लगता है कि सही है। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि आजकल अगर आप देखेंगे तो 5-5 ओपनर्स टीम में रखते हैं, और 5 ऑलराउंडर्स रख लिए या 5 बॉलर्स रख लिए, तो उसमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, स्किल लेवल हाई होता है, बट वो कॉम्बिनेशन के चक्कर में नहीं हो पाते हैं, 11 में नहीं आ पाते हैं। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो रूल मुझे ठीक लगता है कि ठीक है, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आपको कभी भी उतार सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, मैं सुन रहा था क्योंकि इंटरव्यू, तो आपने अपने एक्शन पे, बॉलिंग एक्शन में बात नहीं करी, उसके बारे में बताइए। वो क्या नेचुरल था? 3 लंबे स्टेप, 3 छोटे स्टेप और हाई आर्म एक्शन, उस पर थोड़ा बताइए कि वो कोच के अंडर रह के थोड़ा और गढ़ा है, या वो नेचुरल ही आया था आपके? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत एज अ पेस बॉलर करी थी, और जब मैं एकेडमी में जब सीख रही थी क्रिकेट, तो हमारे कोच जो नरेंद्र शाह जी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप स्पिन ट्राई करो, क्योंकि उस टाइम इतनी पेस थी नहीं, मसल्स इतनी थी नहीं, क्योंकि जिम का इतना अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे कि आपको क्या करना है। तो वहाँ से मेरी स्पिनर की जर्नी शुरू हुई, और जो मेरा एक्शन है हाई आर्म वो नेचुरल है। ओके, थैंक यू। हेलो स्नेह। हेलो। मेरा एक सवाल है कि हम जहाँ पे भी काम करते हैं, आप लोगों के लिए खेल भी एक तरह से काम है, वो आपका काम है, तो हर काम के साथ एक शब्द आता है मानसिक दबाव, कि हम जहाँ भी काम करते हैं एक मानसिक दबाव रहता ही है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। लेकिन क्रिकेटरों के मानसिक दबाव के बारे में बहुत कम बात होती है। हमेशा जब भी क्रिकेटरों को देखा जाता है तो ग्लैमर ये सब के साथ देखा जाता है। तो क्या आप लोगों के साथ भी कोई मानसिक दबाव होता है, चाहे वो ड्रेसिंग रूम की पॉलिटिक्स हो और तमाम तरीके की चीज़ हो, तो उसके बारे में कुछ बताएंगी?
देखिए, अगर आप मानसिक दबाव की बात कर रहे हैं तो वो हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आप उठ के गए हो और आपको ग्लैमर मिल गया हो या फेम मिल गया हो। उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। अगर लोगों को बाहर से सिर्फ बाहरी दुनिया दिखाई देती है, बट अंदर एक प्लेयर के साथ क्या चलता है वो सिर्फ एक प्लेयर ही जान सकता है। क्या चलता है? देखिए, बहुत सारे दबाव रहते हैं। ऑब्वियसली जब आप जहाँ से आते हैं, पहले तो वो फैमिली का प्रेशर रहता है, फिर आप जब खेलते हैं तो आपको परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, और ऑब्वियसली बहुत सारे फैंस रहते हैं आपके, तो उन लोगों के लिए कुछ करने का वो प्रेशर रहता है, और खुद से प्रेशर रहता है कि आप जिस मुकाम पे खड़े हो क्या आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो वहाँ पे खड़े होके। तो वो एक अंदर से अपने आप में भी एक चीज़ रहती है कि क्या आप प्रूफ कर पाओगे अपने आप को। सिस्टम का भी कोई प्रेशर होता है? सिस्टम का तो प्रेशर हर जगह ही है। जैसे आप किसी किस्से से, ये थोड़ा लंबा विस्तार से बता दे तो। जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, जो लोग सिलेक्शन करते हैं, जो वो एक पोजीशन पे बैठे हैं और उनको एक बिठाया गया है किसी काम के लिए, तो जब वो लोग हमारे से बात करते हैं तो वो लोग भी हमसे एक रिजल्ट चाहते हैं, और जब हम लोग वो प्रोवाइड नहीं कर पाते अपनी तरफ से, वो किसी चीज़ में भी हो सकता है। जैसे मैं ऑलराउंडर हूँ तो मुझे कोई भी एक डिपार्टमेंट में देना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं दूंगी तो वो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर आ जाता है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आपके ऊपर इतना फेथ दिखाया है, तो अगर हम लोग उनको रिटर्न में कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो वो एक मेंटल प्रेशर रहता है खुद से। ये कहना चाहूँगी मैं। स्नेह, मेरा सवाल WPL से रिलेटेड है कि 23 में आपने कैप्टनसी भी की थी और 24 में आपको कुछ कम मौके मिले थे खेलने के, और उसके बाद आता है एक फेज जहाँ पे टेस्ट में आप 10 फॉर लेते हो और ऑक्शन में फिर पिक नहीं होते। वो फेज जो था ऑक्शन में पिक नहीं होना और फिर रिप्लेसमेंट एज आना श्रीलंका पाटिल की जगह RCB में, तो वो पूरा फेज कैसा था मेंटली अगर बात करें? क्योंकि आप जानते हो WPL घर पे हो रहा है, एज ए इंडियन क्रिकेटर आप चाहते हो कि टीम में हो, वो फेज कैसा था? ये मैंने पहले भी बात करी हुई है कि हम लोगों को पहले से ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको मेंटली टफ बनना पड़ता है, और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको मेंटली टफ रहना ही पड़ता है, क्योंकि एक प्लेयर कभी भी ऊपर नहीं रहता है। हमेशा उसकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और मेरी तो रोलर कोस्टर ही रही है जब से मैंने क्रिकेट की शुरुआत करी है। तो वो फेज भी मेरे लिए एक नॉर्मल ही था। जैसे कि आपने अभी बोला कि अनसोल्ड रही थी मैं इस साल WPL में, बट वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो मैंने उस बारे में इतना सोचा नहीं। और क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मैचेस भी चल रहे थे उस बीच में, तो मेरा फोकस उस मैचेस में था कि अगर मैं यहाँ परफॉर्म करूँगी तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो अभी शुरुआत हुई है इस चीज़ की, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ये यहाँ से और राइज करेगा, तो क्यों ना मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर परफॉर्म करूँ और नेक्स्ट ईयर और भी बड़े बैंग के साथ हूँ। तो मेरा थॉट प्रोसेस वैसा चल रहा था। और अगर ड्रेसिंग रूम की बात की जाए RCB की और गुजरात जायंट्स की, तो दोनों में से क्या डिफरेंस है जो मेजरली आपको महसूस हुआ, क्योंकि आप 2 ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हो? एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है, क्योंकि मस्ती दोनों जगह हो रही है, और क्योंकि डिफरेंट प्लेयर्स हैं, बहुत कंट्रीज से अलग अलग प्लेयर्स हैं, तो आप उनके साथ कैसा इंटरेक्ट कर रहे हो, तो बहुत मेजर चेंजेस कुछ नहीं होता है ड्रेसिंग रूम में। वही गाने बजते हैं, वही इंटरेक्शन होता है, वही इंजॉयमेंट रहती है, वही खाना रहता है, वही खाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है उसी से, बस इसी में इंक्लूड करते हुए, कि इस बार आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो पहले ऐसा लगता था कुछ दबाव गुजरात में आपके ऊपर अतिरिक्त था, पर इस बार वो ऐसा लग नहीं रहा था। आप लगा था बिल्कुल फ्लॉलेस आ रही हैं, परफॉर्मेंस दे रही हैं, जब बैटिंग करने आती थी तो एकदम फ्लॉलेस शॉट्स खेल रही थी, बॉलिंग पे भी आती थी तो जो अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करती थी। तो वो दोनों में कुछ डिफरेंस भी आपको लगा कि उसका कुछ मतलब क्योंकि टीम के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ होता है दबाव या ऐसा कुछ, जिसके कारण से ये अंतर आपको आपके खेल में दिख रहा था, ऐसा कुछ? क्या IPL में ओनर्स बताते हैं कि पुल शॉट मारना है, हाँ, ये शॉट मारना है, ये करना है, ये नहीं करना, किधर कौन सा शॉट मारना है, किधर बॉल? WPL। हाँ, WPL। IPL में तो बताते हैं।
देखिए करेक्शन तो ऑब्वियसली करते हैं कि जब आप किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो, अगर आप उस चीज़ को कोई अलग तरीके से खेल सकते हो तो डेफिनेटली कोचेस का वही काम है, उनको इसीलिए वहाँ पे अपॉइंट किया गया है कि वो आपको करेक्ट करें। और वो सब चीज़ें प्रैक्टिस में होती हैं कि आप ये खेल सकते हो या कोई भी शॉट खेल सकते हो। और अगर आपने डिफरेंस की बात करी, मेंटल प्रेशर की बात करी, तो नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। मैं जो हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ, मैं अपना नेचुरल गेम खेलती हूँ और इस साल भी मैंने अपना नेचुरल गेम ही खेला है। प्रैक्टिस में थोड़ा सा मैंने अपने आप को चेंज किया था कि मैं वो कैमियो की प्रैक्टिस कर रही थी और मैंने बहुत लॉन्ग हिट्स की प्रैक्टिस करी थी, तो मैं अपने प्रैक्टिस स्केड्यूल में या उसमें चेंज हुआ था मेरा, वो मैं कह सकती हूँ। बट मैनेजमेंट की तरफ से एज सच कोई प्रेशर नहीं। सो मैम, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि जब इंडिया के अंदर मासेस में हम क्रिकेट की बात करते हैं तो आप मिथ कह लीजिए, मिसकंसेप्शन कह लीजिए कि अक्सर क्रिकेट को मेल क्रिकेट से जोड़ के देखा जाता है। सो आप अपने प्रीवियस पास्ट जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे बताइए कि आप क्या समझती हैं कि मेल क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट को इक्वल ट्रीटमेंट इंडिया में मिलता है या नहीं मिलता है? अगर आज की बात करूँ तो बिल्कुल मिलता है। पहले डिफरेंस इसलिए था क्योंकि अगर आप मेंस क्रिकेट देख लीजिए तो वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और डेफिनेटली डिफरेंस रहेंगे उस कारण। और विमेंस का इतना टेलीवाइज नहीं होता था, इतनी बहुत मेजर टीम्स नहीं थी क्रिकेट की, शायद इसलिए वो डिफरेंस रहा होगा। बट मेरे हिसाब से 2017 वर्ल्ड कप के बाद ये डिफरेंस काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो कमाल की क्रिकेटर स्नेह राणा आज हमारे साथ रहीं, बढ़िया बैठी जमी। 11 साल का एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट में है और आगे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। अगला टूर श्रीलंका का है जी, अप्रैल से ही, तो श्रीलंका के लिए स्नेह को भी और पूरी इंडियन टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लंदन टॉप आई, इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।